कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए। ये है वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर। विषय है गणित और इसका समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा 70 अंक का। जल्दी से इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके बाद में पेपर को पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये पेपर पूरे उत्तरों के साथ दिया हुआ है, संपूर्ण हल के साथ में ये पेपर का वीडियो बनाया है मैंने। तो देख लेते हैं निर्देश इसके। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जैसे ही पेपर मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर आपको लिखना है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपको एक प्रश्न पत्र पेपर मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर देने के लिए एक उत्तर पुस्तिका भी एग्ज़ाम के अंदर आपको दी जाएगी। उसी के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चौथा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के लिए उत्तर एक साथ ही लिखें। अर्थात जिन प्रश्नों में छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको उस प्रश्न के आंतरिक खंड के उत्तर कहेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। अगला निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से ए सही है या ब सही है, स है या द है, उनमें से एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, एक उत्तर तालिका बनाएंगे और उसके अंदर इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पर बताऊँगा कैसे उत्तर तालिका बनाई जाएगी और उसमें कैसे उनके उत्तर लिखने हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, 42,70,060 को संख्या में लिखा जाएगा। तो सही ऑप्शन इनमें से जो भी है वो तालिका में लिखना है। नीचे तालिका भी दी हुई है, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 1005 का पूर्ववर्ती अंक होगा। तो 1005 का जो पूर्ववर्ती है वो इन 4 ऑप्शंस में से है एक, उस पर टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न है, 4 और 18 के सार्वगुणनखंड हैं। तो जो सही ऑप्शन है उसको तालिका में लिखना है। नीचे देखिए उत्तर तालिका दी हुई है, उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न है, वृत्त का एक पूरा घेरा कहलाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए है परिधि, ब व्यास, स जीवा, द चाप। एक सही ऑप्शन है इनमें से, उसे तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 5, किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समकोण होते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिकतम समकोणों की संख्या, यानी 90 डिग्री के जो कोण हैं वो कितने हो सकते हैं, वो ऑप्शन सही ऑप्शन लिखना है। छठा प्रश्न है, 5/6 माइनस 3/4 का मान है। तो ये मान निकाल कर जो भी मान आएगा इन 4 ऑप्शंस में से वो होगा, वो तालिका में लिखना है। 7वां प्रश्न है, दशमलव संख्या 3.2 का भिन्न के रूप में सरलतम रूप होगा। सबसे सरल, काट पीट के जो सबसे छोटी संख्या आएगी, सबसे छोटी भिन्न आएगी, वही इसका सरलतम रूप होगा। इन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन है, उसको तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 8, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। यदि खेत की चौड़ाई 50 मीटर है तो लंबाई होगी। तो लंबाई निकाल के देखनी है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है।
वो इस उत्तर तालिका में लिखनी है। और अब देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये तालिका इस तरह से बनेगी उत्तर पुस्तिका में, और इस तरह से आपको ये उत्तर लिखने हैं। जैसे पहले जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन ए है तो ए लिख दिया, दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन स है तो स इस तरह से लिख दिया, तीसरे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है द वो लिख दिया, चौथे प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, पाँचवें प्रश्न का सही ऑप्शन ए है, छठे प्रश्न का द, सातवें का सही ऑप्शन ए और आठवें प्रश्न का सही ऑप्शन ब है। ये देखिए उत्तर तालिका इस तरह से बन जाएगी। प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक समीकरण में रिक्त स्थान पक्ष होते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का रिक्त स्थान हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक रिक्त स्थान भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। कौन सी भिन्न में होता है ये वो लिखना है। चौथा प्रश्न है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक क्या कहलाता है वो लिखना है। पांचवा प्रश्न है, ये आंतरिक खंड के प्रश्न हैं, ये सारे एक ही साथ में इनके उत्तर लिखे जाएंगे। जैसे प्रश्न संख्या 9 के जब उत्तर लिखेंगे तो ये 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर एक साथ एक जगह पर लिखने हैं। छठा, ये पांचवा प्रश्न है आंतरिक खंड का, एक वर्ग पिरामिड का आधार एक रिक्त स्थान होता है। छठा है, 1 लाख बराबर रिक्त स्थान 10,000। 10,000 के कितने बनेंगे 1 लाख में। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, एक समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां और दाएं 2 पक्ष होते हैं। ये लाल रंग में जो लिखा हुआ है ये रिक्त स्थान के अंदर आ गया है। दूसरा प्रश्न है, स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणन का 1/10 हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण यानी पूरा होता है और एक भाग भिन्न होता है। चौथा प्रश्न है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। लाल रंग के अंदर जो लिखे हुए हैं ये रिक्त स्थान के अंदर आए हैं। पांचवा प्रश्न है, एक वर्ग पिरामिड का आधार एक वर्ग होता है। छठा, 1 लाख बराबर 10,000 यानी कि 1 लाख में 10,000 के 10 होते हैं। प्रश्न संख्या 10, सत्य / असत्य कथन की जांच करें। ये कथन दिए हुए हैं, जो सही लगे उसको सत्य लिखना है और गलत जो कथन है उसको असत्य लिखना है। तो पहला है, ये भी आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। तो 10वें का पहला आंतरिक खंड का प्रश्न कथन हो गया, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है ये देखना है, अगर और सबसे छोटी है या नहीं है, ये कथन सत्य है या असत्य है ये लिखना है। दूसरा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये कथन सही है या गलत वो लिखना है। सही है तो सत्य लिखना है और गलत है तो असत्य लिखना है। तीसरा है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये कथन सत्य है या असत्य ये लिखना है। चौथा है, 2 या अधिक संख्याओं का लय यानी लघुत्तम समापवर्त्य उसके सार्वगुणजों में सबसे बड़ा होगा। ये कथन सत्य है या असत्य है ये लिखना है। पांचवा है, ज्यामितीय अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 डिग्री भाग होते हैं उसे चांदा कहलाता है या चांदा कहते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य ये लिखना है। अब इन कथनों को देख लेते हैं, ये कौन सा कथन सत्य है
और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये कथन गलत है क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। दूसरा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही है, तो सत्य लिख दिया। तीसरा, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। चौथा, 2 या अधिक संख्याओं का लसाअ यानी LCM उसके सार्वगुणजों में सबसे बड़ा होगा, कथन गलत है, इसलिए असत्य लिख दिया। पांचवा, ज्यामितीय अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 डिग्री यानी 180 भाग अंकित होते हैं चांदा कहलाता है, बिल्कुल सही है, तो सत्य लिख दिया। प्रश्न संख्या 11, 4 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, या एक भुजा इंटू एक भुजा गुणा एक भुजा की लंबाई, 3 गुणा इंटू एक भुजा की लंबाई। तो 3 भुजाएं हैं और एक भुजा की लंबाई यानी किसी भी एक भुजा की लंबाई अगर दे रखी है 3 से गुणा कर देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा। तो इसकी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर 4 सेमी, और इसको गुणा किया 3 से तो आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेमी आ गया। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 12 सेमी। अथवा के अंदर एक प्रश्न है, या तो ये प्रश्न करना है, अथवा में से जो प्रश्न आते हैं उनमें से सिर्फ एक प्रश्न करना होता है, जो सही तरीके से आता है, अच्छे तरीके से आता है, वो करना होता है। ये है एक प्रश्न, एक समषटभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समषटभुज, षटभुज यानी 6 भुजा वाला, सम यानी जिसकी 6 भुजाएं बराबर हैं, समषटभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस परिमाप में 6 भुजा का है और 6 भुजाओं का योग 18 सेमी है, तो इसमें अगर 6 का भाग दे दें तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। समषटभुज की एक भुजा बराबर समषटभुज का परिमाप बटे समषटभुज की भुजाओं की संख्या। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर परिमाप हो गया, और इसको भाग दे दिया 6 से, इस तरह से एक भुजा की लंबाई आ गई 3 सेमी। प्रश्न संख्या 12, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो बताइए पहला, आज से 5 वर्ष बाद सरिता की आयु क्या होगी। दूसरा है, 3 वर्ष पहले सरिता की आयु क्या थी। और तीसरा है, उसके दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, उसके दादाजी की क्या आयु है। तो यहाँ देखिए, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद में उसकी आयु 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, यानी 5 और जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 5y + 5 वर्ष। 3 वर्ष पहले, आज से वर्तमान से 3 वर्ष पहले उसकी 3 साल कम थी, तो वर्तमान आयु में से 3 साल घटा दो, तो 3 साल पहले की सरिता की आयु आ जाएगी y - 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले की सरिता की आयु आ जाएगी। इसी तरह से तीसरा है, दादाजी की आयु सरिता की आयु की 6 गुनी है, यानी 6 गुनी ज़्यादा है। सरिता की वर्तमान आयु y है, तो दादाजी की आयु कितनी हो गई, 6 गुणा y यानी 6y वर्ष। प्रश्न संख्या 13, 73 तथा 92 को रोमन पद्धति में लिखिए। तो 73 के टुकड़े करेंगे पहले, तो 70 + 3 बराबर, इसको भी और 70 को और टुकड़ा कर लिया, 50 + 20, और 50 को लिखते हैं रोमन में L, 20 को लिखेंगे
एक्स एक्स डबल एक्स और 3 को लिखेंगे 3 आई खींचेंगे और इनको एक साथ लिख देंगे तो ये आ जाएगा एल एक्स एक्स आई आई आई। ये हो गया 73 का रोमन पद्धति में। दूसरा है 92। 92 को टुकड़े किया 90 + 2 और 90 किसके पास है 100 के, तो 100 - 10 90 को लिख दिया +2। अब 100 - 10 100 को लिखते हैं रोमन में सी और इससे 10 कम है तो जब कम होता है जितना उसको इस सी के बाईं साइड में लिखेंगे जिससे सी यानी 100 10 कम हो गया यानी 90 हो गया। दाईं साइड में लिखते x को तो ये 10 ज़्यादा हो जाता प्लस हो जाता, लेकिन अगर सी के बाईं साइड में है तो ये 10 कम हो गया। इस तरह से 90 तो हो गया एक्स सी प्लस 2 को लिख दिया 2 डंडे 2 आई लगा दी और इस तरह से 92 को लिख दिया है हमने एक्स सी आई आई। अब अथवा के अंदर एक प्रश्न है, दी हुई संख्या को निकटतम दहाई और 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। दी हुई संख्या है 75,847। इसको दहाई के सन्निकटित करेंगे तो क्या आ जाएगा 75,850, यानी दहाई का अंक कौन सा है 47। 47 को सन्निकटित किया तो 50 हो गया, ये 50 के नज़दीक है। इसी तरह से 75,847 को 10,000 तक सन्निकटित करेंगे तब यह आएगा 76,000। प्रश्न संख्या 14, 45,278 का प्रसारित रूप लिखिए। तो 45,278 का प्रसारित रूप देख लीजिए, 4 × 10,000 प्लस 5 × 1,000 प्लस 2 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 8। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अथवा में इसके एक प्रश्न है 382, 4,972, 318, 4,563 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, कॉमा लगाने के बाद दूसरी उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या। ये हो गया आरोही क्रम। तो इस तरह से आरोही क्रम में संख्याएं हो गई 318, 382, 4,563 और 4,972। प्रश्न संख्या 15, संख्या 92 रिक्त स्थान 389 में रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो संख्या में ये जो संख्या दी हुई है इसमें रिक्त स्थान में एक अंक आ जाएगा ताकि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। संख्या 92 रिक्त स्थान 389 के विषम अंकों के जो विषम स्थान हैं उनके अंक कौन से हैं। इकाई से देखेंगे, इकाई का अंक हो गया पहले नंबर पर, तो वो हो गया 9। इसके बाद में विषम स्थान है तीसरा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़े के स्थान पर 3, ये हो गया। इसके बाद में रिक्त स्थान पे है चौथा अंक सम संख्या, सम स्थान पर जो सम स्थान है इसका वहाँ पर रिक्त स्थान है। और फिर है विषम नंबर पर 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 विषम स्थानों के अंक हैं 9, 3 और 2। विषम स्थानों के जो अंक हैं उनका योग कर लेंगे तो 9 + 3 + 2 इनका योग किया तो क्या आ गया 14। अब इस संख्या के सम स्थानों के अंक लेकर उनका योग करेंगे तो सम स्थानों के अंक हो गए इसके
दूसरे स्थान पर देखिए, दाएं से बाएं की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सम स्थानों के अंक हैं 8, दूसरे नंबर पर है ये। अभिष्ट अंक हो गया, ये चौथे नंबर पर है, और छठे नंबर पर है 9। इन सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया तो ये आ जाएगा 8 प्लस अभिष्ट अंक प्लस 9 बराबर अभिष्ट अंक प्लस 17। और इन विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंक का अंतर निकाल लेंगे। तो अभिष्ट अंक प्लस 17 माइनस 14, इस तरह से ये आ गया अभिष्ट अंक प्लस 3। अब स्पष्ट है कि अभिष्ट अंक प्लस 3 को 11 बनाने के लिए हमारे पास अभिष्ट अंक 8 होना चाहिए। इसको 11 बनाएंगे तभी तो 11 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया, हमें चाहिएगा अभिष्ट अंक के स्थान पर 8, ताकि 8 प्लस 3 11 हो गए। इस तरह से जो अभिष्ट अंक है, जो रिक्त स्थान की जगह पर जो अंक आएगा वो आएगा 8। अथवा में प्रश्न है, संख्या 8 रिक्त स्थान 9 4 8 4 में रिक्त स्थान में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे इसको। संख्या जो दे रखी है, इसके विषम स्थान के जो अंक हैं, यानी कि इकाई से लेकर, इकाई कौन सा स्थान हो गया, विषम स्थान, तो इकाई ढाई को छोड़ देंगे, सैकड़ा हो जाएगा तीसरा स्थान। तो इस तरह से दाईं साइड से बाईं की तरफ चलते हुए पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पाँचवें पर, सातवें पर, इस तरह से विषम स्थानों के अंकों को ले लेते हैं और उनको जोड़ देंगे। इसके बाद में जो सम स्थानों के अंक हैं उनको जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकाल लिया, ये आया 17 माइनस अभिष्ट अंक, और ये हमें चाहिए 11। तो 11 प्राप्त करने के लिए हमें अभिष्ट अंक 6 होगा, तब जाकर ये 17 माइनस अभिष्ट अंक बराबर 11 मिल सकता है। तो अभिष्ट अंक इस तरह से हो गया 6। प्रश्न संख्या 16, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी, प्रतिदिन कितने किलोमीटर, 20 तो किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी तय करती है। इनमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तो बस से तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा तय करती है। तो देखिए, कुल दूरी दी हुई है और बस द्वारा तय की गई दूरी दी हुई है, और शेष जो ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी है वो निकालनी है। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। तो हल हो जाएगा, नमिता के द्वारा कुल तय की गई दूरी 20 किलोमीटर 50 मीटर, इसको बदल लेंगे किलोमीटर में, तो ये आ जाएगा 50 में भाग देंगे 1000 का, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। इस तरह से कुल किलोमीटर हो गए 20.050, 20.050 किलोमीटर। नमिता द्वारा बस से तय की गई दूरी 10 किलोमीटर 200 मीटर, इसको भी जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 10.200 किमी आ जाएगा। अब ऑटो द्वारा नमिता ने जो दूरी तय की है वो आ जाएगी कुल तय की गई दूरी माइनस बस द्वारा तय की गई दूरी। तो कुल तय की गई दूरी 20.050 किमी और बस द्वारा तय की गई दूरी है 10.200 किमी। इस तरह से ऑटो द्वारा तय की गई दूरी आ गई 9.850 किलोमीटर। अथवा के अंदर प्रश्न है, सेमी का प्रयोग कर 11 सेमी 52
मिमी को दशमलव रूप में बदलिए। तो 11 सेमी 52 मिमी मिलीमीटर, इसको जब सेमी के अंदर बदलेंगे तो 1 सेमी में 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिमी होते हैं। तो 10 का भाग देंगे 52 में, 52 मिमी में, तो ये आ जाएगा सेमी के अंदर बदल जाएगा। तो अब 11 सेमी प्लस 52 मिमी, ये हो जाएगा 11 सेमी प्लस 52/10 सेमी। और 52 को 10 से भाग दे दिया है तो कितना आ जाएगा 5.2 सेमी। तो 11 सेमी प्लस 5.2 सेमी बराबर आ जाएगा 16.2 सेमी। प्रश्न संख्या 10। एक ही केंद्र O लेकर 4 सेमी और 2.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। सेंटर एक ही रखना है, O केंद्र लेना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचने हैं। तो चित्र देखिए किस तरह से खींचे हुए हैं। रचना कैसे करेंगे? सर्वप्रथम कागज पर एक बिंदु O लगाएंगे, पेंसिल से टिक लगा दिया, पॉइंट, उसको नाम रख दिया O। अब प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, प्रकार में साइज ले लेंगे 2.5 सेमी की, और प्रकार के नुकीले सिरे को जो पॉइंट हमने लगाया है O उस पर रखेंगे और पेंसिल वाले छोर को घुमाएंगे, चारों तरफ घूमेगा। इस तरह से 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त मिल जाएगा। एक वृत्त हो गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब अगला वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो अब क्या काम करेंगे? प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और जो बिंदु लगाया है O पॉइंट, उस पर प्रकार के नुकीले सिरों को रखेंगे और घुमा देंगे वापस से चारों ओर। इस तरह से दूसरा वृत्त, चित्र में देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त तैयार हो जाता है। तो इस तरह से एक ही केंद्र तो O है और इस पर 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 वृत्त तैयार हो गए हैं। प्रश्न संख्या 18 सरल कीजिए। 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 5/6। यहाँ दोनों मिश्रित भिन्नों के पूर्ण भाग 8 और 2 हैं। मिश्रित भिन्न, इनके जो पूरे पूरे भाग कौन से हैं? 8 और 2, तथा भिन्न वाले भाग कौन से हैं? 1/4 और 5/6। और ये किस तरह से हैं? देखिए दिख रहा है 8 2 से बड़ा है और 1/4 5/6 से छोटा है। तो 8 सही 1/4 को सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 33/4, और 2 सही 5/6 को सिंपल साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 17/6। अब 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 5/6 बराबर 33/4 माइनस 17/6। और अंश और हर में इस तरह से गुणा करेंगे कि जो हर की जो संख्याएं दोनों भिन्नों में हर जो है वो एक सा आ जाए। तो एक सा आने के लिए हमें 4 को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और 6 को 2 से करना पड़ेगा। तो दोनों में नीचे की 12 आ जाएंगी, और नीचे जब हमने 4 को 3 से किया है गुणा तो 33 को भी 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ आ गया पहले में 99/12 माइनस 34/12। इस तरह से 99 माइनस 34/12 आ गया, 65/12 आ गया। ये मिश्रित भिन्न आ गई 5 सही 5/12। अब अथवा में दूसरा प्रश्न है। आप जूस की बोतल का 1/5वां भाग प्राप्त करते हैं और आपकी बहन को उस बोतल का 1/3वां भाग मिलता है।
किसका अधिक जूस मिलता है। तो यहाँ हल है, हम 1/5 तथा 1/3 की तुलना करना चाहते हैं। इसके लिए हमें दोनों की हर को समान करना पड़ेगा, जिसे निम्न प्रकार करेंगे। 1/5 बराबर 1/5 को 3 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा 3/15, और 1/3 को गुणा किया 5 से दोनों तरफ अंश और हर में, तो ये आ गया 5/15। अब दोनों में हर के जो अंक हैं, नीचे वाली जो संख्याएं अब बराबर हो गई हैं, और अंश के अंकों को देखकर पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर अंश के अंक हो गए 5 एवं 3, 5 ग्रेटर देन 3, यहाँ पर 5 बड़ा है 3 से, इसलिए 5/15 बड़ा होगा 3/15 से, अर्थात 1/3 ग्रेटर देन 1/5, अर्थात 1/3 बड़ा है 1/5 से। इस प्रकार आपकी बहन को आपसे ज़्यादा जूस मिलता है। प्रश्न संख्या 19, उपर्युक्त गुणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न है 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। दूसरा है 1005 गुणा 168। तो पहले को करेंगे। पहले 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। यहाँ पर 25 के टुकड़े कर दिए, देखिए 25 लिखा हुआ है, इसके टुकड़े कर दिए हैं, और एक टुकड़ा 5 के टुकड़े किए, तो एक 5 को जो एक टुकड़ा आया है 25 का, उसको गुणा कर दिया 769 से, तो वो गुणा होके हो जाएगा 3845। यानी यहाँ 2 खंड हैं, तो पहले में 3845 है, और प्लस के बाद में जो दूसरी व्यंजक है उसमें भी 3845 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 3845 गुणा 5, दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ 3845 गुणा 5 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 782, और दूसरे व्यंजक में से 218 बच जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 782 प्लस 218 कितने हो जाएंगे 1000। इस तरह से ये गुणा हो जाएगा। 3845 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 19225, और 19225 को गुणा करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा, देखिए 19225,000। इसको अगर बोलेंगे तो देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,92,25,000 ये संख्या आ गई है। इसी तरह से दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा 1005 प्लस 168। यहाँ 1005 के 2 टुकड़े कर दिए, 1000 प्लस 5 और इंटू 168। अब इसको जब विस्तार करेंगे तो आ जाएगा 1000 गुणा 168 प्लस 5 गुणा 168। 5 गुणा 168 को गुणा किया तो आ जाएगा 840, और 1000 गुणा 168 आ जाएगा 1,68,000। जब दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 1,68,840। प्रश्न संख्या 20, एक कमरे की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेमी। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल है वो ही कमरे का जो गलीचा बिछेगा कमरे के फर्श पर वही क्षेत्रफल उसका होगा। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर कमरे में
बिछाए जाने वाले गलीचे के क्षेत्रफल। तो कमरे की लंबाई 4 मीटर और कमरे की चौड़ाई 3 मीटर 50 सेमी यानी 3.50 मीटर। अतः कमरे की फर्श को ढकने के लिए गलीचे की आवश्यकता बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। और कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? 4, चौड़ाई 3.50। तो इस तरह से क्षेत्रफल आ गया 3 गुणा 3.50 यानी कि 14 वर्ग मीटर। और इसी तरह से जो गलीचा चाहिएगा वो कितना चाहिएगा? 14 वर्ग मीटर यानी कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर। अथवा में प्रश्न है, मोहन को 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगानी हैं। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो कमरे में लगने वाली सभी टाइलों का कुल क्षेत्रफल बराबर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। यहाँ कमरे की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। कमरे की चौड़ाई 3 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों? कमरे की लंबाई गुणा कमरे की चौड़ाई यानी कि 4 गुणा 3 यानी कि 12 वर्ग मीटर। और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना है? टाइल की भुजा इंटू टाइल की भुजा, वर्गाकार है टाइल तो भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 0.5। तो 0.5 गुणा 0.5 बराबर 0.25 वर्ग मीटर टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अतः कमरे की फर्श पर लगने वाली आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी? फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल यानी कि 12/0.25। और इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो यह आ जाएगा 48। अतः कमरे की फर्श पर लगने वाली आवश्यक टाइलों की संख्या हो गई 48। प्रश्न संख्या 21। नीचे दी गई आकृतियाँ तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही हैं। ये त्रिभुज अलग अलग नहीं हैं। दो संलग्न त्रिभुजों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखकर वह नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो ये प्रतिरूप हैं, देखिए तीलियों से। पहले प्रतिरूप में 3 तीलियाँ, दूसरे प्रतिरूप में तीलियाँ हो गई 5, 2 और 2 4 5, तीसरे में हो गई 7 और चौथे में हो गई 9। इनको हम लिख लेंगे त्रिभुजों की प्रतिरूप की सारणी। तो माचिस की तीलियों की संख्या है, पहले आकृति में एक त्रिभुज बन रहा है तो तीलियों की संख्या है 3। जब त्रिभुज 2 बन रहे हैं तो माचिस की तीलियां लग रही हैं 5। जब 3 त्रिभुज तैयार हो रहे हैं तो माचिस की तीलियों की संख्या है 7। और जब त्रिभुज 4 बने हुए हैं तो माचिस की तीलियां लग रही हैं उसमें 9। इस तरह से प्रतिरूप यहाँ तैयार हो गया। देखिए 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 गुणा 3 प्लस 1, 2 गुणा 4 प्लस 1। यहाँ पर और संख्याएं स्थिर हैं, केवल 1 2 3 4 ये संख्या बढ़ रही है। तो प्रतिरूप माचिस की तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2x + 1, जहाँ x क्या है? त्रिभुजों की संख्या। यदि त्रिभुज 1 है तो तीलियां लग गई 2 गुणा 1 + 1 यानी 3। अगर त्रिभुजों की संख्या 2 है तो x की जगह 2 आ जाएगा। तो ये तीलियों की संख्या इसमें हो जाएगी 2 गुणा 2 + 1। इस तरह से ये हो जाएगा। अथवा में एक प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियाँ तीलियों से बना वर्गों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। ये वर्ग अलग अलग नहीं हैं। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली
उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखकर वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो यहाँ 4 प्रतिरूप हैं वर्गों के। ऊपर हम अभी देख के आए हैं त्रिभुजों के प्रतिरूप हैं, ये वर्गों के प्रतिरूप हैं। तो पहला प्रतिरूप है, इसके अंदर दोस्तों 4 तीलियां हैं। दूसरे प्रतिरूप में तीलियां हैं 7, गिन लीजिए। तीसरे प्रतिरूप में तीलियां हैं 3, 3 6, 3 9 और 1 10 तीलियां हैं। चौथे प्रतिरूप में तीलियां हैं 3, 3 9 6, 3 3 9, 3 4 12 और 1 13 तीलियां हैं। तो किस तरह से प्रतिरूप तैयार हो जाएगा? वर्गों के प्रतिरूप की सारणी इस तरह से बन जाएगी। जब वर्ग 1 है, देखिए एक वर्ग बनना है तो उसमें तीलियां लग रही हैं 4। दूसरा, जब 2 वर्ग बने हुए हैं तब तीलियां खर्च हो रही हैं उसमें 7। 3 वर्ग बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक तीली उभयनिष्ठ होनी चाहिए। 3 वर्ग बन रहे हैं तो तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है 10 की, और 4 वर्ग बन रहे हैं तो वहाँ तीलियों की संख्या हो रही है 13। इस तरह से प्रतिरूप क्या बन गया? 3 गुणा 1 प्लस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 गुणा 3 प्लस 1, 3 गुणा 4 प्लस 1। तो नियम इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, माचिस की तीलियों की संख्या 3x प्लस 1, जहाँ x क्या है? वर्गों की संख्या। यदि वर्ग 1 बना हुआ है तो तीलियां लगने वाली हैं यहाँ 3 गुणा 1, यानी x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1। यदि वर्गों की संख्या 2 है, यानी कि x बराबर 2 है, तो माचिस की तीलियां लगेंगी उसमें 3 गुणा 2 प्लस 1। इस तरह से ये प्रतिरूप से तैयार हो गया नियम। अब है प्रश्न संख्या 22। चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए तथा बताइए क्या क्या बताना है। पहली बार बताना है सम्मुख भुजाओं तथा सम्मुख कोणों के 2 युग्म बताने हैं, और दूसरा प्रश्न है आसन्न भुजाओं तथा सम्मुख कोणों के 2 युग्म। तो हमने रफ चित्र खींचा, देखिए चित्र देख लीजिए आप। PQRS एक चतुर्भुज का रफ चित्र है जिसमें सबसे पहले सम्मुख भुजाओं के युग्म हो गए PQ और RS, पहला युग्म है, पहला जोड़ा। दूसरा QR और PS, आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनको बोलेंगे सम्मुख भुजाएं। इसी तरह से आमने सामने के जो कोण हैं उनको बोलेंगे सम्मुख कोण। तो आमने सामने के कोण हैं कोण P और कोण R तथा कोण Q तथा कोण S, ये भी सम्मुख कोणों के युग्म हैं, 2 युग्मों के। अब आसन्न भुजाओं के युग्म, आसन्न कौन सी हैं? जो एक दूसरे से मिली हुई है, जैसे PQ और QR। Q इनमें कॉमन पॉइंट है, PQ और QR। एक तो ये जोड़ा हो गया आसन्न भुजाओं का, और दूसरा हो गया RS और PS या SP। इन दोनों भुजाओं में भी S पॉइंट कॉमन है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये भी आसन्न भुजाओं के युग्म हो गए। आसन्न कोण के युग्म, तो एंगल P और Q ये आसन्न कोणों के युग्म हैं, और R और S, कोण R और कोण S ये भी आसन्न कोणों के युग्म हैं। अब अथवा में एक प्रश्न और है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो पहला है बिंदु P रेखाखंड AP पर स्थित है। रेखाखंड AB बना लेंगे,
और उस पर एक बिंदु P लगा देंगे। दूसरा, OP और OQ बिंदु P पर मिलती हैं। ये तो पहला हो गया। और दूसरा है OP और OQ बिंदु P पर मिलती हैं। ये चित्र हो गया, OP और OQ O बिंदु पर मिलती हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच करना है। तो पहला है ऋजु कोण, दूसरा समकोण, तीसरा न्यून कोण, चौथा अधिक कोण और पांचवा प्रतिवर्ती कोण। और इनके सामने दिए हुए हैं 1/4 घूर्णन से कम, 1/2 घूर्णन से अधिक, 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, और फिर दिया हुआ है एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो यहाँ मैच करने के बाद स्थिति इस तरह से हो जाएगी। ऋजु कोण किसको कहते हैं? आधा घूर्णन। समकोण 1/4 घूर्णन यानी 90 डिग्री। न्यून कोण 1/4 घूर्णन से भी जो कम है। अधिक कोण 1/4 घूर्णन से जो अधिक है और 1/2 घूर्णन से कम है। और प्रतिवर्ती कोण किसको कहेंगे? 1/2 घूर्णन और एक संपूर्ण घूर्णन के बीच। अथवा में प्रश्न है, यहाँ मैच करना है। यहाँ पर भी यहाँ ऋजु कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं ये बताना है। तो यहाँ हल में देख लीजिए, ऋजु कोण कितना होता है? 180 डिग्री। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री से कम। अधिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। प्रश्न संख्या 24, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। बिंदु M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार की सहायता से खींचिए। रचना के प्रकार रचना करेंगे। देखिए, पहला बिंदु है, पहला चरण है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा जिस पर कहीं पर भी एक बिंदु M अंकित कर दिया। ये रेखाखंड है AB, इस पर M अंकित कर दिया। दूसरा चरण है, M को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से कोई भी त्रिज्या लेकर M के दोनों ओर रेखाखंड AB पर बिंदु P और Q से काट दिया। अब P को केंद्र मानकर और MR से अधिक त्रिज्या लेकर चाप चलाएंगे। चौथा चरण, Q को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से चाप लगाया जो पहले चाप को R पर काटता है। पांचवा चरण, अब रूलर द्वारा R से M को मिला देंगे। इस प्रकार अभिष्ट रेखाखंड RM प्राप्त हो जाएगा। चित्र देख लीजिए। अथवा में प्रश्न है, 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब सम द्विभाजक खींचिए। तो सबसे पहले रचना कैसे करेंगे? सबसे पहला चरण क्या है? AB बराबर 9.5 सेमी का रेखाखंड खींचा। ये चित्र देख लीजिए, 9.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है। दूसरा, A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर AB के दोनों तरफ चाप लगाया। इसी तरह से B को केंद्र मान लिया। दो बिंदु हैं A और B, तो A को मान के चाप लगा दिया दोनों तरफ। फिर B को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से AB के दोनों ओर चाप लगा दिया जो पहले चापों को P और Q पर काटते हैं। P और Q को रूलर की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड PQ रेखाखंड AB का वांछित सम द्विभाजक लंब है। ये वीडियो समाप्त हुआ।
जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।